हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ केवीएस की हिंदी को लेकर। और आज हम केवीएस की हिंदी के 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जैसे हम डेली बात करते हैं। और आज जो है, इसके पहले जो सारी वीडियो मैंने बनाई है उसमें ज़्यादा कवि, लेखक और उनकी कृतियाँ हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ व्याकरण से संबंधित 30 क्वेश्चन उठाए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि हो जाता है जब हिंदी की बात आती है तो हम किस भाषा में इसको रखें, ये बात देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो अधिकतर हम क्या गलती करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कह लेते हैं, लेकिन नहीं, यह राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा यह हमारी है हिंदी, और राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा वैसे कुछ है नहीं। राजभाषा की का दर्जा जो है हिंदी को हम देते हैं, जो कि बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। आगे देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, अवधि है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, ये देवनागरी है। तो देवनागरी तो एक लिपि है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, दूसरे का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली, क्योंकि हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली अधिकतर सभी लोग यूज करते हैं। ये बताइएगा, इसके पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं हिंदी की, हम लोग उसमें बात कर चुके हैं कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करी जाए तीसरे की, तो वो हो जाएगा आपका चौथा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जहाँ समझने की बात होगी वहाँ हम समझेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि हम इन 30 क्वेश्चनों को कम समय में 15 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी भाषा की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। तो चौथे का सही ऑप्शन की बात करी जाए तो वो है आपकी बघेली। ठीक है, कन्नौजी फिर कौन सी पश्चिमी बोली है, लेकिन किस पश्चिमी की बात हो रही है? कौन कौन सी भाषाएं पश्चिमी हिंदी बोली को लेकर बनती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपको मालूम हो तो। आगे देखते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वत्सर्य। वत्सर्य इस तरह से लिखेगा आप। ठीक है, वत्सर्य। आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन की बात करी जाए, पांचवे का जो सही आंसर है वो आपका तालव्य है। अब तालव्य की बात करी जाए कि तालव्य कैसे हम पहचानेंगे, कौन कौन सा इसमें वर्ग आता है। तो तालव्य की बात करी जाए तो इसमें च वर्ग पूरी तरह से आ जाता है। आपने छ जब ये सुना होगा कि हाँ तालव्य है, तो आपको पता चल गया होगा कि च वर्ग पूरी तरह से आ जाएगा तालव्य में, और ई आ जाएगी आपके स्वर में। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करें, य और आपका बड़ा वाला स आ जाएगा, ये तालव्य में आ जाएंगे। च वर्ग, ई और य और बड़ा सा। ठीक है, ये तालव्य में आ जाते हैं। और ऑप्शंस की बात करी जाए, जो ओष्ठ की बात करी जाए, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे और कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे? तो ओष्ठ में आ जाएगा आपके पूरी तरह से प वर्ग। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका? ऊ आ जाएगा, एक बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। आगे बात करें, जो दंत की बात करी जाए तो दंत में आप त वर्ग पूरी तरह से आ जाता है, और छोटा वाला स आ जाता है आपका दंत वर्ग में। अब वत्सर्य की बात करें, वत्सर्य में आप समझ लें कि दंत मूल। ठीक है, दंत मूल जिसकी हम बात करते हैं, ये हो जाते हैं र और ल। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, त्र, ज्ञ। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, सोचने की कोई बात ही नहीं, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा स। ठीक है, अभी हमने इसकी बात करी कि ये जो स वर्ग आता है, अगर हम आपसे पूछे कि स वर्ग आता है, ये कौन से उच्चारण स्थान पे आएगा? ठीक है, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, तालव्य, वत्सर्य, किस में आएगा? तो ये आपका आ जाएगा मूर्धा में। ठीक है ना, मूर्धा में आ जाएगा स। अब देख लेते हैं, छत्र, त और आधा र से मिलके त्र बनता है। ठीक है, इसी तरह स कैसे बनता है वो आप
कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। ठीक है, तो सातवें का सही ऑप्शन की बात करी जाए, कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आप ये हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग को पहचानने का मतलब है कि लास्ट में जो दो बिंदु लग जाती है वो क्या हो जाती है? विसर्ग हो जाती है, और एक जो बिंदु लगती है अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ऑप्शन में बताएं, और महाप्राण और अल्प प्राण क्या है, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये, 1-2 नंबर आपका लेके जाएगा सभी एग्ज़ाम्स की बात करी जाए, चाहे वो यूपी टेट हुआ आपका, चाहे केवीएस हुआ, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के, आप टीचिंग एग्ज़ाम अगर बेसिकली आप बात करें टीचिंग एग्ज़ाम के, तो पूछा जाता है इसमें। ठीक है, य र ल व आ जाते हैं आपके अच्छा, अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो य र ल व आ जाते हैं, मैंने तो आपको क्या ही बताना था, ये तो अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा अभी, छ से क्षत्रिय वाला, त्र पढ़ा। ठीक है, श्र आपका ये जो श्र हो जाता है, श्रमिक वाला श्र जो हो जाता है, ये किस में आ जाते हैं? सब संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तरुण, तरुण, तरुण और तरुण। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, तरुण जो है शुद्ध वर्तनी का, कि से एक क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी इसमें सही ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। अब लिख के जब आप इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें कौन सा सही है। तो इसका परिणति हो जाता है, अधिकतर हम परिणति इसे सही मानते हैं, लेकिन ये नहीं, यही ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रासायनिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक। जैसे सामाजिक में बताइए, सामाजिक होता है या सामाजिक होता है? ठीक है, इसमें अंतर करके बताइएगा इसमें कौन दोनों में से सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है? ठीक है, अब इसमें किस शब्द में विसर्ग संधि है ये देख लेते हैं। तो विसर्ग अभी भी मैंने बताया आपको, ये वाला विसर्ग हो जाएगा, तो किस संधि में आ जाएगा? उज्ज्वल, जब डबल ऐसे वर्ड आ जाते हैं साथ में, तो यहाँ पे अधिकतर त लग जाता है, हाफ वर्ड जो आ जाते हैं। ठीक है, अर्ध व्यंजन आ जाते हैं। निश्चल, राजेंद्र और दुर्गम। तो इसमें ग्राह्य की सही ऑप्शन की बात करी जाए तो वो हो जाएगा आपका दूसरा। अगर निश्चल की, अब इसका विसर्ग अब देख लेंगे, अभी देखिए निश्चल का आगे आएगा, वहाँ बात कर लेंगे हम। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से अगर आप गेस कर रहे हैं पहला दूसरे में से कोई तो नहीं, अब तीसरा सही बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है तपोवन में। अगर तपोवन की संधि विच्छेद की बात करी जाए तो ये हो जाता है आपका तपह, एक ही बिंदी होगी, एक दो ही बिंदु होगी, तपह धन वन। ठीक है, तपोवन। ठीक है ना, संधि विच्छेद हो जाएगी तो ये आपका विसर्ग आ गया, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, 13 का चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्या है, एक निश्चल जो है विसर्ग संधि है, अभी हमने ऊपर बात करी है। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, 2 या 2 से मिलकर बने हुए जो नए शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? संधि, समास, अव्यय, छंद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, समास। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं संधि होगा। संधि की डिफिनेशन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिले और उनमें विकार हो। ठीक है, उनमें क्या हो? विकार हो। एक शब्द विलुप्त हो जाए, एक शब्द अपने से कहीं से आ जाए। जैसे निश्चल आपने देखा, उसका जब संधि विच्छेद आप कर रहे हैं तो निह विसर्ग आ गया। ठीक है, उसमें तो इस तरह से विकार हो जाता है, जहाँ वहाँ पे आपका संधि होता है। लेकिन जो शब्द नए शब्द का जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पे होता है आपका समास। ठीक है, आगे देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, समास का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो आपका पहला हो जाएगा कि क्या है? संक्षेप। कोई बड़ा वाक्य होता है, उसका एक जो है शब्द हो जाता है, वो आपका हो जाता है समास। विस्तार नहीं, विस्तारित रूप नहीं, आपका विच्छेद भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा आपका पहला, संक्षेप। अब देख लेते हैं, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। ठीक है, तो दीनानाथ
16 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला सही। अब किस तरह से दीनानाथ और किस तरह से कर्मधारय बहुव्रीहि और द्विगु द्वंद्व आ रहे हैं, तो आगे बहुत सारे देख रहे हैं आप समास समास हैं, तो उनमें हम बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं, कर्मधारय भी वहाँ समझाया जाएगा, तत्पुरुष सभी। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, ठीक है, द्वंद्व बहुव्रीहि तत्पुरुष और कर्मधारय, तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो 17 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा बहुव्रीहि, ठीक है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है, तो ये भी तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय या द्विगु है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला तत्पुरुष। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा समास किस किस तरह से हम पहचानेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष जो है वो अपने विभक्तियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे ना, का, के, में, पर, से, के लिए, के द्वारा, तो इसके हिसाब से इसके बहुत से हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं, बहुत से काइंड्स ऑफ ऐसे हो जाते हैं, बहुत प्रकार के हो जाते हैं अगर अपनी भाषा में कहा जाए तत्पुरुष समास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि एक बड़ी टॉपिक है जिसमें से आपने ऐसे ऐसे समास देखे हैं जो अधिकतर क्वेश्चंस में नहीं, खासकर यूपी टेट में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं वो भी क्वेश्चंस लाऊंगी जो तत्पुरुष के विभक्ति से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो क्योंकि केवीएस में पूछा जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मॉडरेट पेपर तो आने वाला है डेफिनेटली। अब बात कर ली जाए कर्मधारय की, तो कर्मधारय में जो होता है इसका समस्त पद में जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है। समस्त पद में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद में उपमान या उपमेय होता है। अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि कर्मधारय में विशेषण और विशेष क्या काम होता है, विशेषण और विशेष का काम होता है। विशेष का उपमान उपमेय की बात हम कहाँ करते हैं, जहाँ हम कहीं न कहीं तुलना करें, ठीक है, क्या करें, तुलना करें, तभी तो उपमान और उपमेय होता है। अलंकार जब आएगा, अलंकार से रिलेटेड मैंने भी क्वेश्चन नहीं लिए तो मैं लूँगी और 10 12 20 क्वेश्चन ऐसे अलंकार से करवाऊंगी, ताकि अलंकार से आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो जैसे कर्मधारय का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, चरण कमल, ठीक है, कमल के समान चरण, तुलना की जा रही है, विशेषण हो रहा है इसमें। क्या इसमें विशेषण है, इसमें विशेषण और विशेषी उपमान और उपमेय है कि कमल के समान चरण तुलना हो रही है, ठीक है। कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, कमल के समान उसके नयन, ठीक है। आता है महापुरुष, तत्पुरुष में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो महापुरुष, महान है पुरुष जो, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं जब, तो कर्मधारय की बात हो जाती है। अब देख लेते हैं द्विगु की, या हाँ द्विगु की बात कर ली जाए, द्वंद्व की भी बात कर लेते हैं। द्विगु की पहले बात करी जाए तो द्विगु में ये हो जाता है कि जो पूर्व पद होता है इसका, मतलब कि पहला पद जो होता है वो आपका जैसे होता है संख्यावाचक हो जाता है, संख्या की बात आ जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 आप गिनते हैं, काउंट करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करी जाए, दोपहर, चौराहा, नवरात्रि, तिरंगा, ठीक है। दोपहर, चौराहा, 4 राहों का एक समूह जो हो जाता है, नवरात्रि, ठीक है, 9 रातों का समूह नवरात्रि हो जाता है। तो इस तरह से संख्या आ जाती है, जैसे नवरात्रि, तो 9, यहाँ पे 9 आ गया, 9। दोपहर मतलब ये 2 वाला दोपहर, ठीक है, तो ये द्विगु आ जाता है। अब बात कर ली जाए जो आपका आप बहुव्रीहि की बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुव्रीहि से पूछा जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आपको बहुव्रीहि समझ लेना चाहिए। क्या है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी की ज़्यादा बनती नहीं है कि मतलब हम अपना रौब जमा लेंगे ना, रौब नहीं जमता उसमें। इसमें 2 पद अक्सर मिलकर एक नए पद का निर्माण कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। और अब जैसे बात कर ली जाए कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए वीडियो का, तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी अगले में कि क्या कि महावीर, ठीक है, महावीर, महान है जो वीर, ठीक है, ये बहुव्रीहि का ही है बिल्कुल। दशानंद, दशानन, ठीक है, दशानन, दशानन हो जाएगा ये कि 10 हैं आनंद जिसके,
ठीक है। 10 मुख भी हम लोग एक बार लिए थे, तो 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। ये एक क्या है, एक तीसरे पद की प्रधानता बता दे रहा है। दो शब्द जो है आपस में मिल के पूर्व पद और प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण कर दे रहे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये बहुव्रीहि समास का की बात हो जाती है। ठीक है। अव्ययी भाव समास भी है, बहुत सारे समास तो हैं सारे। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो पुस्तक में कुछ योग कुछ मिल के यौगिक कहाँ हो जाएगा, जब जो दो शब्द मिल के एक नए शब्द का निर्माण कर देंगे, तो आपका विद्या धन आलय से जिसका संधि विच्छेद हम कर सके वो यौगिक हो जाएगा। तो विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यौगिक शब्द कौन सा है, इसमें कौन सा शब्द यौगिक है। तो इसमें सही आंसर की बात करी जाए तो पाठशाला, पाठशाला जो है यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं वकील किस अच्छा, वकील किस भाषा का शब्द है, भाषा कौन सी है वकील में, किस भाषा में वकील बोला जाता है। डेफिनेटली ये हम जो है डेली बोलते हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता होता है किस भाषा से है। ठीक है, तो 21 का जो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये हो जाएगा दूसरा, अरबी भाषा में वकील की बात करी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बहुवचन आ गया। कौन सा शब्द बहुवचन है। अब मैंने ये जो क्वेश्चन सारे हैं वो आपके क्या सभी लिए हैं। ठीक है, 3-3 4 4 क्वेश्चन करके ऐसे लिया मैंने। तो कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, माता, प्राण, लड़का, किताब। तो 22 क्वेश्चन की आंसर क्वेश्चन सही ऑप्शन की बात करी जाए तो वो आपका जो हो जाएगा प्राण। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा प्राण। लेकिन अगर इंग्लिश में ये बात की जाए सोल को किस में रखा जाएगा तो ये एक वचन में होता है, सिंगुलर नाउन में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। ठीक है, तो सुंदरता के अगर वाक्य बनाया जाए, निद्रा का वाक्य बनाया जाए, मूर्खता। ठीक है, कितनी मूर्खता वाली बात है, मूर्खता वाली, मूर्खता वाला नहीं, तो ये तो आपका पुल्लिंग से रहा नहीं। नींद आती है न कि आता है, तो निद्रा भी। सुंदरता, सुंदरता बोल के ही लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कपट, कपट क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, वीर, गुरु, मनुष्य, शत्रुता। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऑप्शन उल्टा पढ़ रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शत्रुता आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं अव्यय के कितने भेद हैं, तो 3 4 5 6। तो बात करी जाए मुख्य रूप से कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में आपको 5 मिलेंगे अव्यय के प्रकार, और कुछ पुस्तकों में आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, उन चारों का क्या, उन पांचों का नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब आप अपने बुक से प्रेफर करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम में पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में अगर बात करी जाए तो अब तक 4 ही माने गए हैं, क्योंकि जब अव्यय, वैसे इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लेता है तो आप प्रिफर करिए 4 को। ठीक है, क्योंकि निपात अवयव जो होता है वो अवयव में नहीं माना जाता, लेकिन कुछ पुस्तकें इसको इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से अवयव हैं, वो 5 अवयव। एक तो क्रिया विशेषण आपका हो जाता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, एक संबंध बोधक हो जाता है, एक समुच्चय बोधक हो जाता है, और एक विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है। और 5वां जो कन्फ्यूजन में होता है, जो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, कुछ पुस्तकें अपने पास रखती है निपात को अव्यय मानती हैं, कुछ नहीं, तो निपात अव्यय भी हो जाता है आपका 5वां वाला। ठीक है, ऐसे मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसे, यहाँ पे तो हो गया, मैंने दे दिया ऑप्शन चौथा और 5वां, यहाँ पे एक ही ऑप्शन देगा, या तो 4 देगा या तो 5 देगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आई होप आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जब ये संख्या वाली बात होती है ना, तो ये हो जाता है कि मैं ये तो हो गया, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर मैंने बता दिया, क्योंकि पुस्तकों की बात हो जाती है, कौन सी पुस्तक क्या प्रिंट कर रही है वो उनके ऊपर है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, सूर्योदय, नीला, विगत। ठीक है, धीरे धीरे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, या संदिग्ध भूत। तो सही ऑप्शन पहले बात कर लेते हैं 27 की, तो 27 का जो बात हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सभी ऑप्शन की, क्योंकि जब
काल से क्वेश्चन पूछता है तो हमारे ऊपर अकाल आ जाता है। तो बात कर लेते हैं उसकी। तो सामान्य वर्तमान हम कैसे पहचानेंगे, मैं उदाहरण भी दूंगी आपको। जहाँ कोई कार्य सामान्य ढंग से चलता हो, ठीक है, जिसको जहाँ पे कोई काम क्या करता है, सामान्य ढंग से चल रहा हो, कि जैसे अध्यापक पढ़ाता है, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, सीमा अपना पाठ याद कर रही है, करती है, माफ़ करिए, ताहती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान में। और ये याद रखिएगा कि हिंदी में जब टेंस की बात करते हैं, हम काल की बात करते हैं, तो लास्ट वर्ड से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा नहीं ताहती है तब वो वर्तमान रहेगा, गा गे होंगे तो फ्यूचर या भविष्यत काल हो जाएगा, नहीं, ठीक है। वो यहाँ पे भाव को समझना है, भाव के हिसाब से आपको चीज़ों को इन्वॉल्व करनी है, ट्रिक ऑप्शंस को चूज़ करने हैं, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान की बात करी जाए और अपूर्ण वर्तमान पहले बात कर ली जाए। अपूर्ण वर्तमान की, तो जहाँ पर वर्तमान काल कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो, कोई काम ही नहीं पूरा हो रहा है वर्तमान समय में, ठीक है, कोई कार्य पूरा न हो, जैसे राधा कमरे में नाच रही है, ठीक है, नाच रही है, वो कब से नाच रही है, कब तक नाचेगी कुछ नहीं पता, ये अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो सामान्य रूप से चीज़ें चल रही हों, और यहाँ पे जब बात होगी कि जैसे पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, तो ये आप एक आउटलाइन रख लिए कि रहे हैं आ जाएगा इसमें, तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अब संदिग्ध वर्तमान की बात करी जाए तो संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएगा जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, ठीक है। संदिग्ध मतलब संदिग्ध, जहाँ आपको सस्पेंस हो कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। सिर्फ पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, ठीक है, होंगे। अब देखिए गा गे इस तरह से नहीं, इंग्लिश वाला टेंस नहीं है यहाँ पे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में इतनी बड़ी कन्फ्यूजन हमारा 1 नंबर ले जाती है, ठीक, मतलब छोटी सी कन्फ्यूजन जो होती है हमारा 1 से 2 नंबर ले जाती है, कितने लोगों को तो 4-5 नंबर ले जाती है सिर्फ कन्फ्यूजन में। हम पढ़े हुए तो होते हैं, लेकिन हमारा जो कन्फ्यूजन क्लियर न होने की वजह से हम मार खा जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे नंबर्स कट जाते हैं। आगे देखिए, तो मैंने बता दिया आपका कि 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा। आगे देखिए, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद तो है नहीं, बताएंगे क्या, तो इसमें आप में जो है रेखांकित आप लगा लीजिएगा। क्या आप घर भी जाएंगे में रेखांकित पद मतलब आप क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो 28 के सही 28 की बात करी जाए तो एक सर्वनाम है, कह पता ही चल गया, आप क्या है, एक सर्वनाम है। उत्तर दिशा में हिमालय है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उत्तर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो 29 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो एक विशेषण है, क्या है, विशेषण है उत्तर, क्योंकि ये बता रहा है कि हिमालय कहाँ है। और विशेषण उसी को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ये बता रहा है कि स्थान कहाँ है। विशेषण क्या है कि उत्तर में है, हिमालय कहाँ है, उत्तर दिशा में है, ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अपादान कारक जहाँ चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हों, ठीक है, पूरी तरह से अलग हो रही हों। अब वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटेगा तो वो अलग नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे वह भूख से बेचैन है, उस लड़का पेड़ से गिरा। हाँ, तो पेड़ से गिर रहा है ना, ये पेड़ है मान लीजिए, ये लड़का बैठा है ऐसे करके, अब ये गिर रहा है तो क्या हो रहा है, ये गिर रहा है तो क्या हो रहा है, अपादान, एक दूसरे से अलग हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे छत से बिल्ली कूदी तो बिल्ली छत से कूद होके अलग हो रही, कूद रही है, तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें क्या है, अलगाव हो रहा है दोनों में, एक दूसरे, इसमें कोई संबंध नहीं रह जा रहा है, अलगाव हो रहा है, तो लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं बताते, सो प्लीज़ बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।